साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना काल की सबसे बड़ी मार पड़ी है मजदूरों पर। वो मजदूर जो रोटी के लिए घर गांव छोड़कर निकले थे और अब रोटी की तलाश में घर लौटते वक्त ही हादसे का शिकार हो रहे हैं। आज बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के औरैया में, जहां 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 24 मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने औरैया हादसे पर दुख जताया है और इसे बेहद दुखद कहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी ने औरैया बॉर्डर के 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है और आगरा जोन के एडीजी से यूपी सरकार ने जवाब मांगा है। मथुरा और आगरा के एसएसपी से भी जवाब मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरैया सड़क हादसे पर दुख जताया है और ट्वीट भी किया है। ट्विटर पर पीएम ने लिखा है, मैं परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। औरैया में सड़क हादसा बेहद ही दुखद है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं सड़क हादसे की। मजदूरों की मौत हो गई इस भीषण सड़क हादसे में। 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस रोटी की तलाश में अपने घर, अपने गांव, अपने परिवार से दूर ये लोग परदेश में जा बसे, आज वही रोटी रह गई, लेकिन उनकी जान चली गई। कोरोना के लॉकडाउन में रोजी रोटी छिनने के बाद मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें हर रोज आ रही हैं। आज सुबह औरैया में जो हादसा हुआ वो बेहद दर्दनाक है। जिस रोटी के लिए मजदूर इतना दर्द झेल रहे हैं, मौत के बाद वही रोटी बिखरी पड़ी है। उसे खाने वाला अब नहीं बचा इस दुनिया में। एक एक तस्वीर झकझोरती है, दिल को दुखाती है, आंखों को भिगो देती है। क्यों? क्योंकि इसी रोटी के लिए अपने घर, अपने गांव, अपनी जमीन को छोड़कर लोग परदेश में जा बसे, अलग अलग शहरों में जा बसे अपने गांवों को छोड़कर, और आज वही रोटी रह गई। उसे खाने वाला इस दुनिया में नहीं है। यूपी सरकार ने औरैया हादसे पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों की बेबसी का अंत कब होगा। कानपुर जोन के एडीजी जयनारायण सिंह ने इस हादसे पर क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। 24 लोग को भी सूचना है देखिए, अब ये सब जो चीजें जो है हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं। एक गाड़ी में थे और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं। एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा जाते हैं, जो ये आपका डीसीएम था दिल्ली से चली थी, और दूसरी गाड़ी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो अन्य राज्यों से भी जाते हैं लोग, इस तरह से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं जाते हैं। ये सब हम कोई चीज़ों को तत्काल करेंगे जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी की दिक्कत न हो। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के ढाबे पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जो कि सुनने के पूरे देवजी राजस्थान साइड शायद राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ जो लोग बैठे थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया। तो शायद ड्राइवर को अपनी कुछ चाहिए होगी जी, साइड में था, ट्रक के साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सेपरेट रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की साफ गाइडलाइन है, राज्य ये सुनिश्चित करे सड़कों और रेलवे ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही न हो। मजदूरों को स्पेशल बसों और ट्रेनों में उनके घर भेजा जाए। मजदूर पैदल दिखे तो उन्हें पास के आश्रय गृह में लेकर जाया जाए। मजदूरों के भोजन पानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाए। इन तमाम गाइडलाइंस के होने के बावजूद आप स्थिति देखिए, हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हैं, बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया हैं और जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हैं। हम सभी से बारी बारी से यह सवाल पूछेंगे कि आखिर मजदूरों के नाम पर हर कोई इतना मजबूर क्यों हो जाता है, क्यों ये एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं, क्यों मौत की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर मायावती ने भी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि मजदूर मजबूरी में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते हैं। तो वहां से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग
अपनी जिम्मेवारी को ऐसा लगता है वो निभा नहीं रहे हैं। तो गाइडलाइन के बाद भी मजदूर जो है मजबूर होकर सड़कों पर चल रहे हैं, पटरियों पर चल रहे हैं। आखिर क्यों? इन मौतों का जिम्मेदार क्यों है? हम बारी बारी से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी एक बात बताएं, ये ट्रैक्टर सामान लोड करने के लिए होता है या इंसानों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होता है? निश्चित तौर पर ट्रक को सामान लोड होना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कहीं पर भी आप ट्रक से आप यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए औरैया के दोनों थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 10,000 बसों का प्रबंध किया है उत्तर प्रदेश में और हर जिले को 200 बसें दी गई हैं और उन 200 बसों को अगर कहीं पर भी प्रवासी मजदूर हाईवे पर कहीं पर भी पैदल चलता हुआ दिखाई दे, उसको तत्काल वहां रोका जाए, उसके चाय पान, उसके भोजन की व्यवस्था की जाए, उसको बस से उसके स्थान पर गंतव्य पे भेजा जाए, उसका मेडिकल चेकअप किया जाए। उसका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और क्वारंटाइन गाइडलाइन आज की तो नहीं लोगों की व्यवस्था। ये दुख आज का तो नहीं है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हर दिन इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मजदूरों के पाँव में पड़े छाले, स्ट्रेचर बनाकर लोग चारपाइयों को लेकर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये लोग का मजदूर इस तरह से निकल कहां से रहे हैं? ये बस कहां से आ रही थी? दिल्ली से और पंजाब से। दिल्ली में किसका शासन है? भाजपा का शासन नहीं है। पंजाब में किसका शासन है? वहां पर कांग्रेस का शासन है। महाराष्ट्र की आपको दशा बता रहा हूं, 96% प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र की सरकार ने 2 महीने में राशन ही नहीं उपलब्ध कराया, जबकि गुजरात में सबको राशन उपलब्ध है। तो महाराष्ट्र में 96 से मेरा आरोप नहीं है, ये स्वान नाम की एनजीओ ने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगातार काम करती है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे करके बताया। और महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई का बयान आया, वो कहते हैं कि प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र छोड़ के चले जाएंगे तो स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, और उस पर कांग्रेस के लोग चुप्पी साध देते हैं। आपका उद्योग मंत्री व्यवस्था करने की बजाय इस तरह के बयान देता है। रोहन जी, ठीक है, लेकिन ये टोपी ट्रांसफर करने का वक्त नहीं है, ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। मजदूरों की मौत पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दीजिएगा ना प्रेम शुक्ला जी के सवाल का, लेकिन आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। केवल एक पार्टी की समस्या नहीं है मजदूरों की मौत, ये हर पार्टी, हर सरकार की समस्या है। और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, पटरियों पर औरंगाबाद में तो हमने मजदूरों को मरते देखा, वहां पर तो कांग्रेस के शासन में है। ये एक पार्टी की समस्या नहीं है। रोहन जी, इसको ध्यान में रखकर जवाब दीजिए। सुनिए, मैं जो मुख्य मुद्दा जो है मजबूर हो रहा है, जहां पे वो था वहां से निकल के अपने घर जाने के लिए हम लोग कब से कांग्रेस पार्टी पूरे देखिए विश्व ने जो भी पैकेज दिए हैं, आप सब देखिए, सब में कैश कंपोनेंट है। हर आदमी की जेब में सरकारों ने पैसा डाला है। ऑस्ट्रेलिया हो, उसने 5 लाख करोड़ डाला है, यूएस हो, सबने पैसा डाला है, क्योंकि जैसे ही आदमी की जेब में पैसा जाता है वो सिक्योर हो जाता है, उसको डर नहीं लगता है। यहाँ पे क्या हुआ, आज मजदूरों को आप अनाज की बात कर रहे हैं, उसकी बाकी पैसा कहाँ है? वो अपना घर कैसे चलाएगा? वो आज इनसिक्योर हो चुका है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं पैसा दिया, वही तो पूछ रहे हैं। मत बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बीच में मत बोलिए, बीच में आप बोले जा रहे थे। आपको शर्म इनको चुप रखिए आप 2 मिनट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रेम शुक्ला को चुप करिए, वो नहीं दिया। अरे पप्पू नाम का गुंडा तय करेगा क्या? पप्पू नाम का गुंडा कर रहा है क्या? वो जहाँ होता वहाँ पे प्रेम शुक्ला जी, प्लीज थोड़ा सा भाषा की मर्यादा। नहीं, भाषा की मर्यादा प्रेम शुक्ला को चुप करिए बार-बार। ये पप्पू नाम का गुंडा करेगा, ये गुंडा कर रहा है क्या? अच्छा, एक मेरा निवेदन है, रोहन जी 1 मिनट शांत हो जाइए। रोहन गुप्ता जी और सभी जितने भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, मेरे सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब आपकी बारी आए तभी आप बोले। ये मजदूरों की मौत से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है, कृपया यहाँ पर सियासत ना करें। अब मेरा सवाल पप्पू यादव जी आपसे, ठीक है रोहन जी, मैं मेरी बात खत्म करूँ। मुद्दा क्या है जी, कि अगर मजदूर मजबूर हो रहा है 200-500 किलोमीटर चल कर, वो क्यों कर रहा है? कोई शौक से तो नहीं कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे मर जाऊंगा, मेरे पास यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। दिल्ली, मेरी बात को 1 मिनट दीजिए, सिर्फ 1 मिनट। आप जहाँ से बात शुरू करते हैं वहीं पर बात खत्म हो रही है ना। 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार सब सरकारों से मिलकर ये मजदूरों के खाते में हमने 50 बार दिया कि आप 5,000 7,000 एक बार डाल तो दीजिए, एक बार वो सिक्योर हो जाएंगे।
ये मूवमेंट कम करनी होगी। जितनी मजदूरों की मूवमेंट होगी। रोहन जी, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि पैसे आए ना आए, अगर आ भी गए और नहीं भी आए, दोनों ही परिस्थिति में जो लोग सड़क पर निकल गए हैं वो क्यों निकल रहे हैं सड़क पर? और अगर वो निकल भी गए हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्यों उन्हें आश्रय स्थल पर नहीं ले जा रही है? पप्पू यादव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि सारे वोट मजदूरों के नाम पर होते हैं, लेकिन जब मजदूरों की बात आती है तब सारी सरकारें लाचार हो जाती हैं। आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की स्थिति बताएं, क्यों यहाँ से मजदूरों को निकलना पड़ रहा है? मैडम, सबसे पहले एक बात आप भी जानिए कि लगातार आप देखे होंगे मैडम कि किस तरीके से शुरू से ही हरियाणा में लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस चले, भाड़े के लिए मजदूरों पर दबाव पड़ा, मजदूर पैदल चल दिए। आप सही दिखा रहे हैं, मैं चैनल को धन्यवाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि किस तरीके से एक बार नहीं, मुजफ्फरनगर में 16 मरे, लगातार ट्रक में, ट्रॉली में, ट्रकों में, पैदल, ट्रैक्टर में। अब इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी लागू कर देंगे आप कोरोना वायरस के नाम पर एक कानून ला दिए कि आपको बोलना कुछ नहीं, आप पर केस हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहना। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ एक कानून आ गया कि अनुशासन यदि क्वारंटाइन में तोड़िएगा तो 500 रुपया आपको नहीं मिलेगा घर जाने बकर। वहां खाना पे आप मत बोलिए, शौचालय पर मत बोलिए। आप मजदूर यदि अपनी अधिकार की बात करेगा, सबसे पहले लाठी सूरत में हीरा व्यापारियों को किस तरह मारा गया आप देख चुके हैं, किस तरह गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, हरियाणा से सबसे पहले कैसे पलायन हुआ आप उसको देख चुके हैं मैडम। हालात कितने बदतर है उस पर नहीं जाएंगे। इनकी बात पूरी हो जाए, मुझे उत्तर देने का बिजली पानी काट दी गई, आप उसको देख चुके हैं। आप मेरा सवाल ये है मैडम, मैं राजनीति नहीं करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, आप कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब गुजरात का एग्जाम्पल आपके सामने। मैडम सुनिए जी, आपकी बात पूरी हो गई है, आप जवाब दे दीजिए। सब लोगों का रेल मंत्री मैं जवाब दे सुधींद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैडम सुनिए, थोड़ा सा संयम बनाएं। क्या कहा मैडम तो सुन तो लीजिए आपकी बात पप्पू यादव जी हमने सुन ली, सवाल का जवाब दीजिए। मंत्री की जवाब सुन लीजिए मैडम, मंत्री का जवाब सुन लीजिए। मंत्री कहती है वित्त मंत्री कहती है कि नीतीश कुमार जी ट्रेन नहीं मांगते हैं। वित्त मंत्री कहती है कि हम 10,000 ट्रेन खड़े किए हुए हैं, कोई मुख्यमंत्री हमसे ट्रेन नहीं मांग रहा है, हम क्या करें? और कल रेल मंत्री ने कह दिया हम ट्रेन खड़ा किए हुए हैं। ठीक है पप्पू यादव जी, आपका सवाल पूरा हो गया। प्रेम शुक्ला जी छोटे में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सुरेंद्र भदौरिया जी के पास जाऊंगी। पहली बात तो इनका अलग प्रलाप इस तरह से है, माफी मांगनी सूरत में किसी भी डायमंड कारोबारी पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात तो बंगाल के मजदूर है जो वहां पर आंदोलन करने के लिए मुद्रा में आए, तो बंगाल के मजदूर है क्योंकि बंगाल की सरकार। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, सुधींद्र जी आप ये कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी को माफी मांगनी चाहिए, क्यों माफी मांगनी चाहिए? सुधींद्र जी बोले। ऐसा है, प्रेम शुक्ला जी अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, अन्य लोग दूसरी बात कर रहे हैं। इस समय ये राष्ट्रीय विपदा है। इस राष्ट्रीय विपदा में अगर प्रेम शुक्ला जी ने भाजपा और गैर भाजपा शुरू में न किया होता तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल पर जो समस्या है उस पर लोग केंद्रित रहे होते। भाजपा के राज्य में समस्या कम है कि हरियाणा करना मेरा धर्म है। अरे झूठ मत बोले, अच्छा काम करेंगे। आप ये बताएं, आप इन्हीं से जब एक एक कर बोले। सुधींद्र जी आप अपनी बात पूरी करें प्लीज, एक कर बोले। अगर ये मुझे बोलने दें प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि सरकार इनकी दिल्ली में है, ये समझते हैं कि अन्य लोगों को बोलने का कोई हक ही नहीं है। ये पूरा बोलिए, लेकिन सब मैं ये कह रहा हूं कि जो गुजरात में हुआ है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, दोनों ही निंदनीय है। और 20 लाख करोड़ रुपया में मिला क्या? निंदनीय है। मजदूरों के लिए कुछ मिला क्या? 20 लाख करोड़ रुपये में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। 1 लाख मजदूरों के लिए इन तबकों के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारे पैकेज के अंत में उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएंगे जो इस देश में 1% लोग हैं। ये जो 99% हैं वो क्यों
अभाव का जीवन जी रहे हैं, वो क्यों ट्रकों से कुचल के मारे जा रहे हैं, क्यों पैदल चलते हुए अपनी जान गंवा दे रहे हैं, क्यों महिलाएं, गर्भवती महिलाओं ने बच्चे दिए हैं सड़कों पर। बिल्कुल शर्म की बात है भारत के लिए कि गर्भवती महिलाएं और उसके बाद भी 100 किलोमीटर वो महिला चली है। सुधींद्र जी, उसके बाद भी 100 किलोमीटर महिला चली है। अगर ये इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो ये देश के लिए शर्मसार होने की बात है। और जो भी अगर कोई हमारे पास व्यवस्था है, बहन मायावती जी ने कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई हो नहीं रही है। और अगर हो रही है तो वो ऐसे कमजोर लोगों पर हो रही है, जो मजबूत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास सारी वो ताकत संसाधन है। जी बिल्कुल, सारे संसाधन होने के बावजूद, आर्थिक पैकेज होने के बावजूद, बहुत ही बड़ा मजदूर अगर सड़कों पर मजबूरी में पैदल चलने पर मजबूर है तो हमें सोचना होगा कि गलती किसकी है। राजीव जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जी, वरना अभिमन्यु की तरह हालत हो जाएगी पूरे देश की। जी राजीव जी, मैं इससे पहले आपसे सवाल पूछूं, मैं एक तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। अगर आप सड़कों पर मजदूरों को चलने से रोकेंगे, वहां पर अगर पुलिस उन्हें भगाती है तो वो पानी के जरिए चलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। एक तस्वीर आई है और आज ही की ये तस्वीर है, लोगों ने सड़कों पर चलना शुरू किया। जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस की टीम खड़ी हुई है तो उन्होंने पैदल ही यमुना नदी को पार करना शुरू कर दिया। अब आप जरा इस बात का अंदाजा लगाए कि मजदूर कितने मजबूर हैं। राजीव जी, आप जवाब दीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इसके दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन मैं कुछ अभी सवाल खड़े किए पप्पू यादव जी ने। क्वारंटाइन सेंटर्स में जो कानूनों के व्यवस्था को लेकर के जो कुछ संशोधन हुए हैं और राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जो क्वारंटाइन में रहेंगे, जो आने के रास्ते में जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें क्वारंटाइन पूरी करने के बाद जो राशि निर्धारित है वो नहीं मिलेगी। तो ये पप्पू यादव जी चूंकि विपक्ष में हैं और कई बार निहितार्थ नहीं समझने की जिद होती है, सीधे तौर पर इसके पीछे वजह यही है कि लोग जो तय गाइडलाइंस है उसका पालन करें। राज्य सरकार किसी के 500 रुपए लेने के पहले देश में 19 लाख से ज्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे भेज चुकी है। और उनको जो बिहार का मॉडल है, बिहार को लेकर के एक तंगदिल नजरिया सबों का है। बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन का मार्ग, इस देश में प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया। अगर गाइडलाइंस में बदलाव हुए तो नीतीश कुमार जी की मांग पर, स्पेशल ट्रेन अगर शुरू हुए तो नीतीश कुमार जी की मांग पर, बिहार में बाजाप्ता आने वाले प्रवासियों के, राजीव जी मुझे एक आपत्ति है, रोजगार के लिए भी समझना चाहती हूँ। बताइए राजीव जी, क्या 500-600 रुपए में आज की इस महंगाई के दौर में कुछ होता है क्या? जो हमारे ड्राइवर्स देश के अलग अलग हिस्सों में है मीनाक्षी जी, उन्हें रोजगार देने का भी निश्चय सरकार ने कर लिया, उन्हें वाहन का मालिक बनाया जा रहा है। अच्छा राजीव जी, अगर रोजगार होता बिहार प्रदेश में तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार से इतने सारे मजदूरों को पलायन क्यों करना पड़ता? क्यों वो देश के कोने कोने में कर्नाटक तक पहुंच गए, हैदराबाद तक पहुंच गए, वहां से पैदल चलकर वो बिहार तक पहुंच रहे, उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं? आज ये स्थिति इसलिए आई है ना क्योंकि आप लोगों के प्रदेशों में नौकरी नहीं है। जानता हूं कि आप उतना वक्त नहीं देंगी जी, नहीं मुझे, मैं जानता हूं कि आप इतना वक्त नहीं देंगी, लेकिन बिहार से पलायन सदियों से होता रहा है। फ्रेट यूटिलाइजेशन पॉलिसी ने 40 साल बिहार में उद्योग बनने की राह बंद कर दी और उसके बाद लालू जी के कार्यकाल में बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा, पलायन होता रहा। इतिहास में जाएंगे, पलायन को नियंत्रित, कितना इतिहास में जाएंगे, कितना इतिहास को पूरे देंगे। राज्य में जाने वाले नीतीश जी बोलेंगे कि लालू जी के काल में हुआ, लालू जी कहेंगे फलाना के काल में हुआ, कांग्रेस के समय से गरीबी है। अरे गरीबी को रोते रोते तो आज नौबत ये आ गई है कि मजदूरों के पांव में छाले पड़ गए, सड़कों पे डिलीवरी हो रही है, बहुत दुख होता है। ये बस आंसू नहीं निकल रहे हैं राजीव जी। से नहीं होगा मीनाक्षी जी, ये रैपिड फायर से नहीं होगा, बिल्कुल रैपिड फायर से नहीं होगा, मैं मानती हूँ आपकी बात, देश के राजनेताओं को पलायन को लेकर के विमर्श करना चाहिए, बहस बिल्कुल विमर्श करना चाहिए। और इसलिए मैं कह रही राजीव जी, आज का मसला नहीं है, ये पुराना मसला है। प्रेम शुक्ला जी प्रबंधन कर रहे हैं मीनाक्षी जी, और मुझे पप्पू यादव जी, रोहन गुप्ता जी या किसी और के सर्टिफिकेट, अब मैं सॉल्यूशन पे जाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी को पहचानती है और 2006 से आज तक जब भी संकट की घड़ी आई है, अब मैं सॉल्यूशन पे जाना चाहती हूँ। चुनौतियों को असल में बदला है और इस बार भी इस संकट को हम जीतेंगे।
सर अब मैं सोल्यूशन पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि केंद्र में बीजेपी में रोहन जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं एक दूसरे के साथ विवाद में ये समय जाया नहीं करना चाहती हूँ, मैं सोल्यूशन पे आना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या ये नहीं हो सकता कि मान लीजिए अगर दिल्ली से किसी को बिहार जाना है या उत्तर प्रदेश से अगर किसी को मान लीजिए कर्नाटक जाना है, कर्नाटक से किसी को उत्तर प्रदेश आना है, तो उन दो सरकारों के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन बने, एक ऐसा चैनल बने जिसमें केंद्र सरकार मदद करे और इस चैनल के जरिए। आप ऑडियो नहीं आ रही है जी, मैं ऑडियो ठीक करवाती हूँ, मैं ऑडियो ठीक करवाती हूँ। क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? मीनाक्षी जी कृपया ऑडियो ठीक कराएं। ऑडियो आ पा रही है प्रेम शुक्ला जी? क्या आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। मीनाक्षी जी मुझे ठीक है, एक मिनट का समय दे दीजिए, उसके बाद सारा जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास जी। एक मिनट, रोहन गुप्ता, मेरा यही सवाल कांग्रेस से भी है, क्या स्टेट लेवल्स पे ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता कि जिन दो राज्यों में मजदूरों को ट्रैवल करना है वहां पे पहले से लिफ्टिंग हो जाए, और अगर सड़क पे मजदूर निकल भी आते हैं तो उन दो राज्यों के आपस में ये कोऑर्डिनेशन हो कि फौरन उनको जहां पर है वहीं रोका जाए और गाइडलाइंस के मुताबिक उनके लिए बसेस की व्यवस्था की जाए? क्या ये नहीं हो सकता? बिल्कुल मीनाक्षी जी, बिल्कुल होना चाहिए, पर वहां पे पहली बात है राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने जो एक देखिए प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आपने बहुत अच्छी चीज कही, मैं किसी सरकार का नाम लेना नहीं चाहता हूं, जब तक हम लोग मजदूरों को पहले आश्वस्त करने की जरूरत है। बीच में ना बोले प्लीज, मेरी बात खत्म होने दी जाए। पहले मजदूरों को आश्वस्त कीजिए, उसके बाद भी जो जाना चाहते हैं, जो सबसे देखिए सबसे सेफ जरिया जो है वो ट्रेन का है। कल भी देखा आपने, पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं झूठ, ये आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप ट्रेन दीजिए। छत्तीसगढ़ सीएम ने बोला कि हमने 30 ट्रेन के पैसे दिए हैं और सिर्फ 9 ट्रेन दी गई। देखिए यहाँ पे इच्छा शक्ति जरूरी है मीनाक्षी जी, जितना आप रोड ट्रैवल आप ये कह रहे इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए मुझे सब सारे मेहमानों से जवाब चाहिए। मुझे को पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। नंबर 2, जब तक सारी सरकारें राजनीति को भूल के दोषारोपण नहीं करेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमने तो रेल का किराया भी दिया, कौन सी सरकार ने रेल का किराया माफ किया? ये कैसे होगा? पहले रोहन जी आप तो राजनीति करना बंद कर दीजिए। हम राजनीति कर ही नहीं रहे, हम लोग कोई राजनीति का सोल्यूशन। सुधींद्र जी अब मेरा सवाल आप ही से, रोहन जी अब शांत हो जाए ना प्लीज। पूरी तरह से केवल कांग्रेस एक ही निवेदन करती हूँ कि अगर राज्यों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता तो इन 5 विंगों में कोऑर्डिनेशन बना लीजिए। करते हैं ये सियासत। सुधींद्र जी प्लीज आप जवाब दें। सुधींद्र जी, ये लोग अगर 2 मिनट मुझे दे दें तो मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूं। जी बोलिए प्लीज। कहना चाहता हूं कि जब ये संकट कोरोना का आया था और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, उसी के 2 दिन बाद आप ही के चैनल पर सौरभ जी डिबेट कर रहे थे। मैंने उस समय दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर पे दसियों हजार लोग इकट्ठे होने लगे तो हम लोगों ने कहा कि ट्रेनों की व्यवस्था हो जाए और सब लोग जो मजदूर लोग लौटना चाहते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से घर जाने दिया जाए। पर क्या हुआ उसके बीच में? अब ये 60-70 दिन बीत चुके हैं और आज तक कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे मजदूर आश्वस्त हो जाए, अपने घर पर पहुंच जाए। तो इसीलिए औरैया जैसी घटना घटती है, उसीलिए मुजफ्फरनगर जैसी घटना घटती है, उसीलिए सूरत में हीरा मजदूर आज सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे पर हम वापस नहीं काम करने जाएंगे। वही हालत अन्य प्रदेशों में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है केंद्र की, सब जगह ट्रेनों की व्यवस्था करे और समुचित भोजन पानी की व्यवस्था करके उनको घर पहुंचाए। यानी जितना भी हो रहा है प्रेम शुक्ला जी उतना काफी नहीं है। कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक बड़ी खबर मुझे दर्शकों को बतानी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। छतरपुर में सागर कानपुर हाईवे पर ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे में 19 मजदूर घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। तस्वीरों में मां के पास बैठकर बच्चे के रोते हुए ये तस्वीरें आई हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा नहीं सकते, हमने ब्लर कर दी हैं। अब आप देखिए, ये मजदूर कानपुर से देखिए मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे और छतरपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ। बच्चा बिलखता रोता रह गया और उसकी मां की मौत हो गई। अब प्रेम शुक्ला जी, यहाँ तो दोनों जगह आपकी सरकार है। कहीं पर भी ऐसा हो रहा है बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण, और जो जिम्मेदार है
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में होगी। अरे जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, कोलाहल मत कीजिए, शौक पर काव मत कीजिए कि राजनीति नहीं। आपका संकट ये है कि आप शौक पर गिद्धों की तरह एक एक करके बोले। प्रेम शुक्ला जी को बात पूरी करने दें प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस का संकट ये है कि कहीं पर किसी नमाज़िन की लाश का बात में देखिए, गिद्धों की तरह उसका मांस जनता का संकट की बात आप लोग आ जाते हो डिबेट में, कारोबार बंद कीजिए। आप कृपया समझिए, मजदूरों की बात करोगे, किसने किया? आप सरकार में बैठे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब कांग्रेस शासित राज्यों से मजदूरों को भगाने की रणनीति आपको ट्रेनों को परमिशन नहीं दी जा रही है। वहाँ पर आदरणीय रेलमंत्री जी ने 300 ट्रेन प्रतिदिन देने की तैयारी दिखाई है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान कहता हमारी सीमा में कोई घुसे नहीं, टीएमसी कहती है हम परमिशन नहीं देंगे, झारखंड इनका शासित राज्य है, परमिशन नहीं देता है। आपकी स्थिति में जो जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां पर वो ओरिजिनेटिंग प्लेस कहीं पर भी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है। यहाँ तक कि हरियाणा में तो उल्टा बिहार के मजदूरों ने फिर से रजिस्टर कराए, जम्मू आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बोलते जाएं और ये जनता देख रही है, जनता आपकी गंभीरता देख रही है, जनता कांग्रेस की गंभीरता भी देख रही है और बीजेपी की भी गंभीरता देख रही है कि मजदूरों की मौत पर कितनी गंभीरता से आप लोग चर्चा कर रहे हैं। पप्पू यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राज्य सरकार मजदूरों को भगा रही है या उनके सामने भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है? सर कोई चारा नहीं है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर 15 साल ये सरकार रही है, वर्तमान में 15 सालों में विशेष राज्य विशेष पैकेज एक भी फैक्ट्री अरे आप घूम फिर करके बिहार ही पहुंच जाते हैं। हालात अपनी जिंदगी मौत से बदतर। मैं देश की बात कर रही हूं, वही बता रहा हूं। 80 लाख लगभग 80 लाख मजदूर बाहर हैं, 7 करोड़ मजदूर, 20 लाख करोड़ रुपए में इन्होंने मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया। 10,000 रुपया सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा पप्पू 7,500 रुपया बिल्कुल बोलिए राजीव जी। बिल्कुल राजीव जी बोलिए। किसानों के लिए बिहार सरकार पर ये सवाल है, राजीव जी जवाब दीजिए। पप्पू जी, समय की कमी अगर हो तो जो स्टैंड है उसको बहुत साफ साफ बोलिए। देखिए एक बात बिल्कुल साफ, ये कोसने का वक्त नहीं है और अगर व्यवस्था की खामियों को हम देखेंगे तो चाहे रोहन गुप्ता जी, लगातार कांग्रेस 132 साल शासन, 132 साल पुरानी पार्टी, 50 साल शासन करने वाली पार्टी केवल चीखने का ही काम करेंगे या सुनेंगे भी? जब जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है। पप्पू जी तो लगातार चिल्लाते रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, ये संकट की घड़ी है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 लाख करोड़ रुपए से में 18 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हो चुका है और पप्पू जी बोलते हैं किसी को कुछ नहीं मिला। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं फिर कहूंगा कि ये चूंकि समय की कमी होगी, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की ईमानदार कोशिश है। कोई सरकार होती इससे बेहतर प्रबंधन नहीं कर सकती थी। 1947 के विभाजन से भी बुरी स्थिति है। आज मानवता सिसक रही है और ये सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। ये एक दूसरे को व्यवस्थित सहयोग करने के बजाय आज राजद ने ऑनलाइन सदस्यता का आह्वान किया। ये विषम घड़ी में आप लोगों को कैंप में राहत पहुंचाते, संकट लोगों का दूर करने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते, इसके बजाय आप ऑनलाइन सदस्यता में लग गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। और ये इस देश की जो राजनीति है उसका सबसे विद्रूप और विभत्स चेहरा है। रोहन गुप्ता जी लगातार कभी ट्रेन की बात करेंगे, राजीव जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। रोहन जी, क्या ट्रेन चलाई गई? बस और ट्रेन की बात करेंगे। क्या केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाई? पहुंचाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया? तरीके से क्या बसेस नहीं चलाई गई? नहीं किया पैकेज 10 लाख मजदूर जो है उनको दिखाई नहीं दे रहे ट्रेन से जो है मजदूरों। पप्पू जो है फिरौती वसूलने धंधा कम करो, डायरेक्ट नहीं दिए मजदूरों पर। फिरौती वसूलने धंधे से बाहर जाइए, असली काम। अच्छा ठीक है पप्पू यादव जी, आप बता दीजिए।
कमेंट कर रहे हैं। पप्पू यादव जी, आप ही बता दीजिए, प्रवक्ता है ये, 3 लाख आप ही बता दीजिए कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। और एक सप्ताह के अंदर बिहार के उठाना बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम है उंगली उठाना। कोई काम नहीं दिखता है। उन्हें क्वारंटाइन में रखना, उन्हें राहत पहुंचाना, सुविधाएं पहुंचाना, सरकारों को सहयोग कीजिए। केवल कोहराम मचाने से ही संकट का समाधान नहीं है। मैं एक एक करके आप सभी मेहमानों से, संकट का समाधान कोहराम नहीं है पप्पू जी। सभी मेहमानों से मैं वो प्रोटोकॉल करना चाहती हूँ जिससे मजदूरों की मौत पर अंकुश लगाया जा सके। मैं केवल विवाद में नहीं जाना चाहती। सुधींद्र जी, सबसे पहले आप बताएं कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए मजदूरों की मौत पर, यही अंकुश क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। बहस में जो ओरिजिनेटिंग सब लोग बोल रहे हैं उसमें तो मैं आपको मेरी बात सुनाई। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ। सुधींद्र जी, आप अपनी बात कहना चाहता हूँ कि आपकी बहस के अंदर आज की इस चर्चा में वो हृदय विदारक दृश्य केवल दिखाए गए होते तो स्थिति स्पष्ट हो गई होती। उस महिला का जो गर्भवती थी और जिसका बच्चा हुआ, मजदूर जो बिलक बिलक के बच्चे बिना भोजन के, पानी के रो रहे हैं सड़कों पर, उन्हीं को दिखाई देते तो बहस की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस भंवर चाल में पूरा देश फंस चुका है। प्रधानमंत्री जी की कितनी भी नेक नियति हो, निकलने का इनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, अन्यथा जनता अपने आप जवाब दे देगी। जी, कांग्रेस क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं इस सरकार को, कुछ भी करके जो दूसरे देशों ने भी किया है, मजदूरों के खाते में कुछ पैसा डालिए, उनको आश्वस्त कीजिए। नंबर 1, जो मजदूर जाना चाहते हैं रेल की व्यवस्था हो, दोनों सरकार मिलकर वो व्यवस्था करे, पैसा हम दे वो दे जो भी दे, मजदूर जो लोग इनसिक्योर हो गए उनको घर पे भेजा जाए। और तीसरी और आखिरी चीज, मीनाक्षी जी, अगर हमको इस परिस्थिति से बाहर आना है तो आपको छोटे उद्योग है उनकी जेब में भी कुछ डालना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ आप अनाउंस कीजिए, पर कैश कंपोनेंट है जो इमीडिएट सहायता है उसका प्रोपोर्शन बढ़ा के हर आदमी, मध्यम वर्ग भी परेशान है, सब परेशान है, सबकी जेब में सरकार थोड़ा पैसा डालेगी, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे लगता है देश धीरे धीरे पटरी पर आएगा, क्योंकि कोरोना भी नहीं रुक पा रहा। ये बहुत बड़ी गंभीर हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये जो तमाम सुझाव आ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जितना आप लोगों ने किया है उतना ही काफी है? क्योंकि इतना करने के बावजूद मजदूरों के ना पलायन रुक रहा है, ना उनकी मौत रुक रही है। देखिए, मजदूरों के सकल कल्याण की कामना, किसान के सकल कल्याण की कामना और उसके लिए योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन, केंद्र सरकार हर मजदूर के लिए, हर किसान के लिए, हर नागरिक के लिए योजना बना रही है और हर योजना पर क्रियान्वयन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि यहाँ पर पप्पू यादव और कांग्रेस के लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, स्वस्थ बहस नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको स्वस्थ बहस नहीं होने देनी है। अगर मजदूरों के जेब में पैसा जाना चाहिए, फिर पैसे बेच रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। कोरोना काल में मजदूर मजबूर ना